नमस्कार छात्रों। आज का ये लेक्चर है। सब्जेक्ट नेम इज ई 304। चैप्टर नेम इज ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन एंड टॉपिक जिसके बारे में आज अपने को स्टडी करना है। क्योंकि अपने पिछली जो क्लास के अंदर ये देखा था कि ट्रांसफॉर्मर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मर के जो विभिन्न प्रकार हैं उनका कंपैरिजन अपन करे थे, उसी का ये पार्ट है आगे। तो आज जो टॉपिक है वो अपन ले रहे हैं कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर किसे कहते हैं। स्टेप ट्रांसफॉर्मर वो ट्रांसफॉर्मर है जिसमें सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी से ज़्यादा होता है। सेकेंडरी वोल्टेज V2 के द्वारा डिनोट किया जाता है। इफ V2 इज ग्रेटर देन V1 देन इट इज़ अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और यदि सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी से कम है, अर्थात इफ V2 इज लेस देन V1 देन इट इज़ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसका जो डायग्राम है वो किस प्रकार है वो अपन थोड़ा वापस देखते हैं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के अंदर सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा बताए गए हैं, प्राइमरी साइड में कम बताए गए हैं। सिमिलरली स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम है। क्या मतलब है? ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो उसका पर टर्न मान समान होता है। कहने का अर्थ यह है कि ट्रांसफॉर्मर में प्रत्येक टर्न में, चाहे वो प्राइमरी का टर्न हो चाहे सेकेंडरी का टर्न हो, ईएमएफ का मान समान होगा। तो जिस साइड में आपको ईएमएफ का मान ज़्यादा चाहिए वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा लेने पड़ते हैं अपने को। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के अंदर चूंकि सेकेंडरी साइड का वोल्टेज अपने को ज़्यादा चाहिए, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स अपन ज़्यादा बताते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी साइड का वोल्टेज प्राइमरी से कम होता है, इसलिए सेकेंडरी साइड में वोल्टेज अपन कम, सेकेंडरी साइड में अपन टर्न्स कम बताते हैं और प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा बताया जाता है। तो सिंबॉलिक रूप से अपन डायग्राम देख के भी बता सकते हैं कि भाई जो है ये स्टेप अप डाउन ट्रांसफॉर्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे जिस साइड सेकेंडरी साइड में, तो वो हमेशा स्टेप अप होगा। यदि सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो वो आपका स्टेप डाउन होगा। अब स्टेप अप और स्टेप डाउन देखो कहाँ पे काम आ सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। सपोज आपकी जो है वोल्टेज जनरेट हो रहा है पर्टिकुलर सब स्टेशन से, सपोज एक कोटा पे थर्मल पे, तो अल्टरनेटर के द्वारा जो वोल्टेज इंड्यूस होता है, जो वोल्टेज ट्रांसमिट किया जाता है वहाँ से वो आपका 11 kV होता है जनरेट। 11 kV को अपन क्या करते हैं 132 kV में, 220 kV में या 440 kV में सूटेबल वोल्टेज में एक ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा दूसरी जगह फर्दर डिस्टेंस पे भेजा जाता है। तो 11 kV को आपने माना कि 132 में कन्वर्ट किया, तो ये कहाँ पे होगा, तो आपका जो भी जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ पे एक ट्रांसमिशन लाइन जाती है, तो ट्रांसमिशन लाइन के स्टार्टिंग सिरे पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगेगा। अगेन वापस वो ट्रांसमिशन लाइन जहाँ पे एंड हो रही है पर्टिकुलर सिटी को तो सप्लाई देती है, वहाँ पे जाके जब एंड होती है तो वो वापस 132, सपोज 11 को 132 में कन्वर्ट किया तो 132 को वापस अपन डाउन करेंगे पर्टिकुलर वोल्टेज में, चाहे 11 kV में हो चाहे 33 kV में हो या उससे भी कम हो। तो उसके लिए अपना को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम में लेना है। तो सरल शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ट्रांसमिशन लाइन है उसके प्रारंभिक सिरे पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर काम में आता है और एंड सिरे पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम में आता है। अगला ट्रांसफार्मर जिसका कंपैरिजन अपने को देखना वो है पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर है जिसकी रेटिंग 200 kV से ज़्यादा होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर है जिसकी रेटिंग 200 kV से कम होती है। दूसरा, एट द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन के दोनों सिरों पे लगने वाले ट्रांसफार्मर, चाहे वो स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर हो चाहे वो स्टेप अप का हो, वो हमेशा पावर ट्रांसफार्मर होगा क्योंकि उसकी रेटिंग MVA में होती है। और अपन ये कहते हैं कि भाई 200 kV से ज़्यादा है, तो कहने का मेरा अर्थ यह हुआ कि ट्रांसमिशन लाइन के दोनों सिरों पे लगने वाले जो ट्रांसफार्मर है उनकी रेटिंग हमेशा 200 kV से ज़्यादा होगी, MVA में होगी, 10 MVA 20 MVA एज पर द रिक्वायरमेंट, तो वो हमेशा पावर ट्रांसफार्मर ही होंगे।
तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहाँ पे प्लेस किया जाता है? इट इज़ प्लेस्ड एट द कंज्यूमर एंड, अर्थात पर्टिकुलर कॉलोनी को यदि आपको सप्लाई देनी है तो पर्टिकुलर कॉलोनी के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगेगा वो ट्रांसफार्मर का इनपुट हमेशा 11 kV होगा, आउटपुट हमेशा 440 वोल्ट होगा। यदि लाइन टू लाइन फेस टू फेस बात करें तो यदि उस पर्टिकुलर फेज और पर न्यूट्रल से सप्लाई ली जाती है तो सिंगल फेज 230 वोल्ट मिलेगा। अर्थात पर्टिकुलर कंज्यूमर एंड पे जो ट्रांसफार्मर होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। तीसरा जो अंतर है कि भाई पावर ट्रांसफार्मर वो डेल्टा डेल्टा मोड में हो सकता है, अर्थात प्राइमरी डेल्टा में तो सेकेंडरी भी डेल्टा में हो सकती है। प्राइमरी डेल्टा है तो सेकेंडरी स्टार में हो सकती है, या वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी हो सकता है। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी डेल्टा में है तो सेकेंडरी स्टार में होगी। कहने का अर्थ यह हुआ कि सेकेंडरी 100% स्टार में ही होगी, अदरवाइज अपन जो है उसके द्वारा सिंगल फेज सप्लाई नहीं ले सकते हैं। तो वो जनरली जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो डेल्टा टू स्टार होता है। अगला अंतर, पावर जो ट्रांसफार्मर है इट रन एट द फुल लोड, इट हैज़ द गुड एफिशिएंसी एट द फुल लोड। पावर ट्रांसफार्मर हमेशा फुल लोड पे रन किया जाता है तो उसकी एफिशिएंसी को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है कि फुल लोड पे इसकी एफिशिएंसी अधिकतम हो। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर्टिकुलर कॉलोनी में दिया जाता है, पर्टिकुलर कॉलोनी का लोड कम ज़्यादा होता है, मिड डे में अलग होता है, मिड नाइट में अलग होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग अलग होता है, शाम को अलग होता है। देयर इज ए चेंजेस इन द लोड, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी जो एफिशिएंसी ये देखी जाती है कि पूरे 24 घंटे के लिए जो ओवरऑल एफिशिएंसी दी जाती है वो उसका मान अच्छा होना चाहिए। अगला अंतर, पावर ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस शुड बी मिनिमम, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस शुड बी मिनिमम। अगला अंतर पांचवा, पावर ट्रांसफार्मर जो है ये स्टेप अप या स्टेप डाउन का हो सकता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमेशा स्टेप डाउन का होता है। ये मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ। पावर ट्रांसफार्मर में देयर इज नो नीड ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल पॉइंट की आवश्यकता होगी, अदरवाइज आप सिंगल फेज सप्लाई नहीं ले सकते। तो पावर ट्रांसफार्मर में देयर इज नो नीड ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट, और जबकि इसके अंदर न्यूट्रल पॉइंट की आवश्यकता होती है, किसमें? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। अगला अंतर, हाँ, तो ये इस प्रकार कुछ अंतर थे। तो मोटा मोटी आपको ये ध्यान रखना है। और चूँकि यह पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का अंतर एग्जाम में 5 नंबर का 6 नंबर का शॉर्ट नोट के रूप में आता है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। अपन वापस इसको रिव्यू करने अपन ये कह सकते हैं जिसकी रेटिंग 200 kV से ज़्यादा हो, ट्रांसमिशन एंड पे जो लगता हो, जो स्टेप अप या स्टेप डाउन में हो सकता हो, और जिसकी फुल लोड एफिशिएंसी अच्छी होती हो, और जिसमें कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, वो आपका पावर ट्रांसफार्मर। इसका जो कंपैरिजन करके अपन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमेशा पर्टिकुलर लोकेलिटी में लगता है, तो नेचुरल है इसका केवी रेटिंग 200 kV है, 200 kV से कम ही होगा। चौथा जो ट्रांसफार्मर है सिंगल फेज और 3 फेज। तो पहले व्यू से पहले अपन थोड़ा देख लेते हैं भाई सिंगल फेज और 3 फेज का क्या कॉन्सेप्ट है। तो वो ट्रांसफार्मर जिसमें इनपुट सिंगल फेज, आउटपुट भी सिंगल फेज। वो ट्रांसफार्मर जिसमें इनपुट 3 फेज, आउटपुट इज 3 फेज, तो क्रॉसपोंडिंगली वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहलाएगा या 3 फेज ट्रांसफार्मर कहलाएगा। जितने भी पावर ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, सब के सब 3 फेज के ट्रांसफार्मर होते हैं। जबकि सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर लेबोरेटरी पर्पज से होते हैं, स्टेप अप या स्टेप डाउन के, या जो अपन लैब के अंदर प्रैक्टिकल पर्पज से काम में लेते हैं। तो ये भी अपन अंतर थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको। अदरवाइज इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, कोर टाइप एंड सेल टाइप का अंतर आना चाहिए क्लियर कट, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अंतर आना चाहिए। अगला अपन ले लेते हैं व्यू सिंगल फेज कोर टाइप का, 3 फेज कोर टाइप का, और सिंगल फेज सेल टाइप का व्यू किस प्रकार का होता है। देखिए, कोई भी कोर होती है उसके चारों तरफ वाइंडिंग होती है, और यहाँ पे पर्टिकुलर लेफ्ट साइड की कोर है सिंगल फेज कोर टाइप के ट्रांसफार्मर के अंदर, जिसके चारों तरफ LT लिखा है, देन गैप है, देन ST है। LT का मतलब होता है लो टेंशन अर्थात लो वोल्टेज की वाइंडिंग यहाँ पे प्लेस की जाती है कोर के पास में, पर्पजली उद्देश्य, इसका पर्टिकुलर एक उद्देश्य होता है। उसके बाद में इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन के बाद में HT की जाती है,
और एचटी के ऊपर जो है वापस इंसुलेशन के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है अपने को। तो इस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। कोई भी ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसा नहीं है कि लेफ्ट साइड की कोर है वहाँ पे आपने एलटी कर दी संपूर्ण, और राइट साइड की जो कोर है वहाँ पे पूरी पूरी आपने एसटी कर दी, नहीं, ऐसा नहीं किया जाता। पर्टिकुलर कोई भी कोर होती है उसमें एलटी, देन थोड़ा सा गैप, और उसके बाद में एचटी, उस वाइंडिंग का आधा पार्ट। और राइट साइड में जब जाते हैं वापस राइट साइड की कोर के अंदर, तो यहाँ पर भी जो है वापस एल डी और एच टी आती है। यहाँ पर डायग्राम में सिंपल बताया गया मैंने, पर अदरवाइज यहाँ पे भी जो है कोर के पास में एल टी आएगी, गैप आएगा और एच टी आएगी ये। और उसका टॉप व्यू और सेक्शनल व्यू, सेक्शनल व्यू का मतलब होता है जो कट करके अपन देखते हैं, टॉप व्यू का मतलब जो ऊपर से देखते हैं। जो कोर जो होती है आपकी, कोर जो है बीच में जो कोर है वो आपकी पर्टिकुलर वर्गाकार स्क्वायर में हो सकती है, या स्ट्रेप्ड कोर हो सकती है, जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और उसके चारों तरफ जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग आपकी सर्कुलर शेप में होती है, वाइंडिंग स्क्वायर शेप में या पर्टिकुलर शेप में नहीं होती है, जो सिंगल फेज कोर में बताएगा। थ्री फेज कोर टाइप के अंदर ये क्या, एक तरह से ये समझिए कि आपके पास में सिंगल फेज के 3 ट्रांसफार्मर है, अर्थात एक कोर आर फेज के लिए, एक कोर वाई फेज के लिए, एक कोर आपके बी फेज के लिए। तो वापस आर फेज का मैंने यहाँ पे बताया है, देखो आर फेज का मैंने यहाँ पे बताया है। तो आर फेज के अंदर जो है पहले जो कोर के पास में है वो आपकी एल टी है, और उसके बाद में थोड़ा सा गैप जहाँ पे इंसुलेशन आएगा, देन आपकी एच टी है, जो मैंने नीचे टॉप व्यू के अंदर बताया है। कोर के पास में सबसे पहले एल टी के बाद में इंसुलेशन के लिए गैप, देन एच टी, ये थ्री फेज के। इसी प्रकार अपन वाई फेज के लिए और बी फेज के लिए कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम में मैंने आपको वाई और बी के लिए खाली बताया, अदरवाइज सेम आर की तरह वाई और बी में होती है। अगला सिंगल फेज टाइप का, देखो सेल टाइप के अंदर मैंने आपको बताया बीच वाली जो कोर है वो आपका जहाँ पे चारों तरफ वाइंडिंग आती है, और वो आपकी सेंट्रल कोर कहलाती है, और जिसकी विड्थ साइड वाली कोरों से डबल होनी चाहिए होती है, तो उसके चारों तरफ वाइंडिंग की जाती है। तो वाइंडिंग के अंदर पहले जो है सबसे बॉटम में जैसे एल टी आ गई, तो बीच में आपकी एच टी आ गई, वापस एल टी आ गई, ये 3 लेयर के अंदर है, 5 लेयर में होगी। तो सबसे पहले बॉटम में आपकी एल टी आएगी, देन एच टी आएगी, एल टी आएगी, एच टी आएगी और एल टी आएगी, और इस प्रकार जो है वाइंडिंग की जाती है। तो अपने को जो है सेल टाइप और कोर टाइप का अंतर आना चाहिए, उसका व्यू आना चाहिए, डायग्राम किस प्रकार वाइंडिंग की जाती है उसके बारे में अपनों को आइडिया होना चाहिए। तो आज अपने क्या पढ़ा, आज अपने या अब तक 2 चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा कि भाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। पहली बात, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ा। तो ये आपको अपने दिमाग में होना चाहिए, ट्रांसफार्मर के जो प्रकार है, जो मुझे यहाँ पे अपने को जो पढ़ने हैं इस ट्रांसफार्मर डिजाइन ये 304 के अंदर, कोर टाइप, सेल टाइप, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिंगल फेज, थ्री फेज, स्टेप और स्टेप डाउन। और कंक्लूजन की बात करूं तो सेल टाइप और कोर टाइप, और दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसफार्मर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है दोनों चैप्टर, ये पर्टिकुलर चैप्टर के दोनों लेक्चर ढंग से पढ़ें, और कोई डाउट है तो पूछें। धन्यवाद।